जय माता दी। आज हम बात करते हैं राहु सेकंड हाउस के अंदर। राहु सेकंड हाउस के अंदर जातक के ऊपर क्या प्रभाव देगा। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके अंदर मैं आगे कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो राहु के सेकंड हाउस के इफेक्ट को कम करेगी। और सेकंड हाउस में जब भी राहु होता है तो एट्थ के अंदर केतु होगा, तो केतु वहाँ सेकंड हाउस के राहु से भी ज़्यादा खराब फल दे देता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको दोनों, क्योंकि हम खाली सेकंड हाउस के राहु को देख करके ही रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो केतु एट्थ हाउस भी हमें देखना पड़ेगा, जिसमें मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तो अभी हम चालू कर बात करते हैं राहु सेकंड हाउस के अंदर कि राहु सेकंड हाउस के अंदर क्या करता है। एज पर लाल किताब, राहु सेकंड हाउस के अंदर जब भी राहु की बात की जाती है तो ये व्यक्ति की लाइफ को अप एंड डाउन कर देता है। मतलब जैसे झूला झूलता है ना, झूला कभी अप जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी अप जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो वैसे ही व्यक्ति की लाइफ चलती है और ये उसके हर एस्पेक्ट में चलती है। तो कौन कौन से एस्पेक्ट को गड़बड़ करता है, तो सेकंड हाउस जब भी हम बात करेंगे सेकंड हाउस आपकी क्या क्या चीज़ें, मतलब आपकी लाइफ की किन किन चीज़ों को करता है। तो सबसे पहले सेकंड हाउस है आपकी वाणी का कारक, कि आपकी अब जबान कैसे रहेगी, आप कैसा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, तो वो सेकंड हाउस से हम देखते हैं। आपके पास पैसा कितना रहेगा, धन का भाव, बचा हुआ पैसा कितना रहेगा, और स्पेशली बचा हुआ से भी ज़्यादा आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैसे आएगी, क्योंकि ये आपके पितरों के हिसाब से आपके कुटुंब का भाव है। तो आपको आपके कुटुंब से कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी। साथ में आपके कुटुंब का भी भाव है कि आपके कुटुंब वालों से कैसे बनेगी, कैसे निभेगी, आपका कुटुंब आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, मतलब आपका साथ देगा या नहीं देगा, तो वो चीज़ होती है। सेकंड भाव से खान पान भी देख सकते हैं हम कि खान पान की आपके खाने पीने की आदतें कैसे रहेगी, तो ये सेकंड भाव से देखा जाता है। सेकंड भाव से एक और जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है व्यक्ति का ससुराल। जो भी जातक है उसका ससुराल भी सेकंड भाव से देखा जाता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सेकंड भाव इन सारी चीज़ों को डिनोट करता है, और अगर यहाँ पे राहु आएगा तो क्या करेगा। तो अब जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें वाणी की, तो राहु किस तरह से रहेगा। अब लाल किताब में हमेशा एक चीज़ बताई गई है कि कोई भी ग्रह हमेशा अशुभ फल नहीं देगा या शुभ फल नहीं देगा, वो आपको कुंडली में उसकी शुभता या अशुभता देखनी पड़ेगी कि वो आपकी कुंडली में वो पर्टिकुलर ग्रह शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है। अगर वो शुभ हो रहा है तो अच्छे फल देगा, नेक फल देगा। अगर वो किसी वजह से अशुभ हो रहा है तो फिर आपको उसके नेगेटिव फल मिलेंगे। तो राहु को अगर हम यहाँ पे सेकंड भाव में देखें, अगर जैसे वो शुभ हो रहा है, मतलब किसी भी सपोज मंगल शनि साथ में आ रहे हैं या शुक्र बुध केतु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो वाणी के अंदर ये व्यक्ति इतना मीठा होगा बोलने का कि किसी से भी बोल करके अपना काम निकलवा सकता है। अब लेकिन राहु शरारत भी करता है, तो इस व्यक्ति को खाली आप ये मत देखिए कि खाली मीठा ही बोलता होगा। इसको अब इस तरह से समझिए कि राहु ये व्यक्ति सामने वाले के हिसाब से बात करना चालू कर देता है। अगर सामने वाला व्यक्ति इसके साथ पोलाइट है तो ये बहुत पोलाइट हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति अगर इसके साथ बदमाशी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये इतनी कहते हैं ना कटु शब्द बोल सकता है कि आप सोच ही नहीं सकते। इनके पास पूरी डिक्शनरी हो जाती है। तो ये मतलब कहते हैं ना, इनको खुद को भी पता नहीं होता कि हमारे शब्द कहाँ से निकल रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ कर लेता है। अगर अच्छा है तो मतलब सामने वाले व्यक्ति पे इसका डिपेंड करेगा, तो वाणी उस हिसाब से हो जाती है। सेकंड आ जाता है अब धन की बात करें कि धन कैसा होगा, तो धन के अंदर इसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट ये डालता है वो धन पे, क्योंकि अगर हम ऐसे भी देखा जाए तो आज के कलयुग के अंदर हमको सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफेक्ट करती है वो पैसा ही इफेक्ट करता है। कि अगर पैसा है तो बहुत सारी चीज़ें मिनिमाइज हो जाती है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो जो चीज़ें जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता वो भी बड़ा इफेक्ट देने लग जाती हैं। तो यहाँ पे ये इस व्यक्ति की हालत, जैसे मैंने बताया ना, पंखुड़े यानी पालने के जैसे, झूले के जैसे कर देता है, कभी बहुत अप कभी बहुत डाउन। और इसके जीवन में एक समय ऐसा आता है, और मेजरली मैं एक और यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत बार हम बोलते हैं राहु शुभ या अशुभ। राहु की आदत शरारत करने की है, तो कहीं ना भले कितना भी शुभ बैठा हो, भले वो कैसे भी शुभ बैठा हो, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर करेगा ही करेगा। मतलब उसको मस्ती करने की आदत होती है तो वो करेगा ही करेगा। तो इन व्यक्ति को बहुत बार जीवन में धन हानि हो जाती है, मतलब बहुत अच्छा कर रहे अच्छे जा रहे, और एकदम से सडन कुछ फॉल आ जाता है, या मेजरली इनका नुकसान हो जाता है। कोई या तो पैसे लेके भाग जाएगा, कुछ चोरी हो जाएगी, गमन हो जाएगा। इनके साथ जीवन में एक बार दिन दहाड़े चोरी की घटना जरूर होती है। कहीं ऐसी जगह चले गए, रॉब हो गए, मतलब किसी ने लूट लिया, किसी ने जेब काट ली, ये चीज़ें इनके साथ जरूर होगी। और कभी कभी बड़ा नुकसान भी हो जाता है, तो इनके साथ ये नुकसान हो ही जाते हैं। और जीवन में कभी बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा, कभी एकदम ऐसी हालत हो जाएगी जेब में कुछ पैसा ही नहीं है। बचत करना इनके लिए बहुत टफ हो जाता है। और या फिर अगर इन्होंने बचत कर ली तो ये, बिकॉज राहु इल्यूजन भी है, तो इनको कभी कभी इल्यूजन भी हो जाता है। तो ये अपने आप को समझदार समझ करके कि भाई मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा मुझे 10 टाइम्स रिटर्न आ जाएगा, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा मुझे ऐसा रिटर्न आ जाएगा, तो ये कभी कभी
कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देते जिसमें इनका सारा पैसा चला जाता है। और स्पेशली ये कंडीशन 26 के बाद चालू होती है। 25 तक दोनों अच्छा फल देते हैं। 26 के बाद राहु के साथ केतु मिलकर के 26 से लेकर के 42 और किसी कंडीशन में 48, और मेजर इसका जो पीक पीरियड है आपको परेशान करने का, वो होता है 36 टू 48। आई रिपीट, 36 से लेकर के 42 तक की उम्र में ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। और लेकिन अब यहाँ पे खाली आप राहु को ही मत देखिए, जैसा मैंने बताया ना कि आपको 8th हाउस के केतु को, क्योंकि राहु सेकंड है तो केतु 8th हाउस में होगा ही होगा। तो अब केतु यहाँ पे 8th हाउस का है, तो वो आपकी लाइफ को 45-48 तक परेशान कर ही देता है। तो दोनों मिलकर के इनके जीवन का जो पीक, जो मिड टाइम है, जो होगा ना, आपने बहुत जनों के देखा होगा मिड लाइफ कैरियर क्राइसिस आ जाते हैं, तो ये राहु सेकंड हाउस वालों की लाइफ में बहुत आते हैं। क्योंकि जब उनका 40 के अंदर आदमी, फैमिली भी हो जाती है, सारी चीज़ें भी हो जाती है, अपने मिड लाइफ में पहुंचता है, और तब ये जाकर के कोई ना कोई शरारत कर देता है, राहु भी मिलकर और केतु भी मिलकर के। अब इसमें डिपेंड करेगा कि उसकी एडवर्सिटी कितनी होगी, कि बहुत ज़्यादा ख़राब करें, किसी को बिल्कुल बैंकरप्ट कर देंगे, किसी को थोड़ा नुकसान दे देंगे, किसी को सहने जितना नुकसान दे देंगे। तो ये डिपेंड करेगा कुंडली में, स्पेशली गुरु की पोजीशन पे। क्योंकि गुरु जैसा होगा, अगर गुरु अच्छा होगा, वैसे राहु जब भी सेकंड, मैं इस पर भी अभी बात करूंगा कि सेकंड हाउस किसका घर है और कैसे, लेकिन अगर राहु सेकंड में आ जाता है तो गुरु वैसे भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि गुरु को पसंद नहीं कि मेरे घर में राहु आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर कंपैरेटिवली किसी के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है दूसरी पोजीशन के हिसाब से, या कम डिस्टर्ब है, तो उसके हिसाब से भी रिजल्ट देखने रहेंगे। तो ये धन की बात हो गई, तो पैसे के अंदर यहाँ पे गड़बड़ कर देता है। अब जो तीसरी बात आ जाती है वो है खान पान। तो इनको खाने पीने का शौक है, जंक फूड के, चाय कॉफ़ी, कुछ ना कुछ एडिक्शन जरूर होगा। चाय कॉफ़ी तक का एडिक्शन है तब तक ठीक है, लेकिन कभी कभी इनको अल्कोहल या नॉन वेज या इन चीज़ों के खाने का भी एडिक्शन है, मतलब ये खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। तो राहु सेकंड हाउस में ज़्यादा बीमारी तो नहीं देता, लेकिन सेहत को अच्छा रखता है, उम्र भी लंबी कर देता है, काफ़ी अच्छी उम्र कर देता है, क्योंकि इसको प्राइमरीली लेट लाइफ में आपको अच्छा रिजल्ट देना है। इसको 40 साल तक आपको सज़ा देनी है। इसकी भी अपन बात करते हैं कि क्या होता है ये। 40 साल तक इसको आपको सज़ा देने का काम करना है, क्योंकि शनि के एजेंट है राहु और केतु। तो यहाँ पे आकर के वो आपको 40 साल तक आपके पिछले जन्म के कर्मों की सज़ा दे रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, अभी बहुत सारे लोग इधर देख रहे होंगे ये वीडियो, राहु सेकंड में होगा तो डेफिनेटली कंडीशन ख़राब हो जाती है, और हमें लगता है कि हमारे साथ ही, मेरे पास बहुत सारे जने आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो कभी भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कुदरत बिना गलती के कभी सज़ा नहीं देती है। ये हमने इस जन्म में, पिछले जन्म में, और कुछ हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि हमारे पूर्वज कुछ ऐसे गलत कर, पूर्वज अगर हमें अच्छा घर देके जा रहे हैं, बंगलो देके जा रहे हैं, तो हम उसका एंजॉय कर रहे हैं, यानी उनके अच्छे कर्मों का एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर पूर्वजों ने कुछ गलत कर्म किए होंगे तो हमें उनका भी भुगतान करना है। तो राहु केतु यहाँ पे आपको पिछले जन्म की सजा या पिछले जन्म का कर्जा चुकाने के लिए करते हैं। तो मेजरली उम्र लंबी से मेरा मतलब यहाँ पे कि वो 40-45 तक आपको परेशान करेंगे, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा ना, जो लेट राइजर होते हैं, आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी, जो 50 के बाद राइज कर रहे हैं, 50 के बाद एकदम पॉलिटिक्स में आए, 50 के बाद एकदम बिजनेस में आए, बहुत अच्छे अच्छे लोग, तो उनको राहु लेट राइज करा करके फिर बहुत अच्छा वो सारी रिकवरी कर देता है फिर। बट ये वाला समय आपका खराब रहता है, मतलब इतना हैरान परेशान कर देता है कि आदमी को समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ लाइफ में हो क्या रहा है। सामने पैसा रखा, गायब हो जाए, गायब यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, गायब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, जब भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो 2 जनों की सलाह लेकर के करें। और 36 से 42 की एज के अंदर, स्पेशली 36 से 42 की एज के अंदर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे, मतलब कोई भी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी से बचे। और अगर आपको लगता है आपके घर में किसी का राहु सेकंड हाउस के अंदर है, तो उनको बचत करने की सलाह दीजिए कि भाई आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो नहीं करना है, बचत करिए, क्योंकि ये आपके कभी ना कभी काम आएगी। ठीक है। राहु, अब एक और चीज़ जो मैंने बात की, राहु आपके ससुराल का भी कारक है। तो ये राहु सेकंड हाउस में ससुराल से तो बिगाड़ता ही बिगाड़ता है कुछ ना कुछ, क्योंकि अब इनकी वाणी भी खराब हो जाती है। फिर और कहते हैं ना हमारे यहाँ पे कि भाई जमाई साहब हैं, कबर साहब हैं, तो कहते हैं ना ससुराल में वैसे दादागिरी करेंगे, तो फिर इनके ससुराल वालों से बनती नहीं है। कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं कि इनके ससुराल वालों से गड़बड़ हो जाती है, और इनको ससुराल वालों के साथ कभी बिजनेस वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु जिसका भी खराब हो रहा है उनको ससुराल वालों के साथ ज़्यादा बिजनेस वगैरह नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये अपने ससुराल वालों सालों के साथ या ससुराल वालों के साथ बिजनेस करेंगे, उतने लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो जस्ट अवॉइड कीजिए। इनको अपने ससुराल वालों से कभी भी लोहे का और इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं लेना है। कभी भी शादी के टाइम आ गया तब तक ठीक है, दहेज में आ गया तब भी अवॉइड करें अगर आपको पता है, और अगर आ गया तब तक ठीक है, लेकिन शादी के बाद आपके घर में आपके ससुराल से कोई भी लोहे का सामान,
या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं आना चाहिए, इनफैक्ट मोबाइल भी नहीं आना चाहिए। आजकल मोबाइल जमाई साहब को और कवर साहब को और दामाद को देने का बहुत प्रचलन चला है, तो वो बंद कीजिए, क्योंकि जैसे ही गिफ्ट आएगा नुकसान होगा, और ये नॉर्मल में भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके ससुराल को इस तरह से करता है। तो अब बात हमने करी कि धन को कैसे खराब कर रहा है, आपकी वाणी को कैसे खराब कर रहा है, आपके खान पान को कैसे खराब कर रहा है, और आपके ससुराल से कैसे रिलेशन कर रहा है। अब दूसरी, अब थोड़ा और अब हम डिटेल में जाते हैं। ये तो मैंने एक सिम्टम्स बताया कि राहु इन चीज़ों पे इफेक्ट डाल देता है पॉजिटिव। अब अगर अच्छा हो रहा है, नॉर्मली ये समझ के चलिए 36 से 42 और इस एज पीरियड में तो परेशान करेगा ही करेगा, कैसे भी करे, लेकिन छोटी मोटी शरारत तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये सेकेंड हाउस को धर्म स्थान कहा गया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम रखेगा आपके लिए, लेकिन आपको क्योंकि पिछले जन्म का कर्जा चुकाना है। मैं बात करता हूँ कि पिछले जन्म के कर्जे की क्या बात है इधर। अगर हम सेकेंड हाउस की बात करें तो ये काल पुरुष की अगर हम कुंडली देखें तो पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ हो जाती है। तो इस जमीन के मालिक हैं शुक्र ग्रह, वृषभ राशि के स्वामी, जमीन वृषभ राशि की हो गई, तो इसके मालिक हो गए शुक्र ग्रह, और यहाँ पे गुरु ग्रह की भी प्रधानता है। तो जमीन शुक्र की मानी जाती है और मालिक इनके गुरु ग्रह माने जाते हैं। तो ये दो ग्रह आ गए। तो अब गुरु, अब जब आप गुरु की बात करेंगे तो गुरु राहु के एंटी प्लैनेट हो गए। तो आप ये देखिए कि जब भी गुरु की जगह पर अगर राहु आ रहे हैं, मतलब आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आ रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो गुरु के घर में जब राहु आ जाएंगे तो गुरु डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो जहाँ कहीं भी बैठे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनको इतना अच्छा नहीं लगता। अब अगर वो कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे उनकी जगह ही खराब है तो और भी गलत हो जाएगा। लेकिन सेकेंड हाउस में राहु आने की वजह से गुरु डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेकेंड हाउस में दूसरा मैंने बताया जमीन शुक्र की है। शुक्र राहु को इतना अवॉइड नहीं करते क्योंकि वो उन्हीं की टीम के मेंबर हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते नहीं कि राहु मेरे यहाँ पे आए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मस्ती करेंगे, तो वो राहु को अवॉइड करना चाहते हैं। तो अब ये हो गया कि राहु सेकंड हाउस में बैठने से गुरु और शुक्र डिस्टर्ब हो गए। तीसरा, सेकंड हाउस में चंद्र को अच्छा माना गया, चंद्र को थोड़ा अच्छा माना गया, तो चंद्र भी राहु के एंटी एनिमी है। तो उनको भी लगता है कि मेरी अच्छी जगह, जो मेरा, जहाँ पे मेरी अच्छी जगह होनी चाहिए वहाँ पे ये क्यों बैठे हैं। तो ये तीनों गुरु शुक्र चंद्र डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे गुरु और शुक्र की। तो जब भी गुरु डिस्टर्ब होने लग जाते हैं तो अब क्या होता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष बन जाते हैं। दो तरह के पितृऋण बन जाते हैं। पहला बनता है पितृऋण, तो इसके अंदर इन बंदों से लाइफ में या इनके एंसेस्टर से लाइफ में किसी न किसी पंडित, ब्राह्मण या पीपल का पेड़ काटा गया होता है, तो इससे इनकी लाइफ में पितृदोष आ जाता है। यानी इनके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको मोक्ष नहीं मिला है, जिसको मुक्ति नहीं मिला, और वो इस बंदे से चाहते हैं कि भाई तुम हमारी सेवा करो। तो इन बंदों को, उसका उपाय यहाँ पे ये रहेगा कि इन बंदों को उनके नाम का दान पुण्य करते रहना चाहिए। पितृदान, तर्पण, जो भी पिंडदान हमारे शास्त्रों के हिसाब से बताया गया, वो इनको करते रहना चाहिए। और इसका लाल किताब के पितृऋण से हिसाब है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मंदिर के अंदर जाकर के कुछ ना कुछ पैसा चढ़ाते रहें। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आ जाता है शुक्र का, कि शुक्र की जमीन हो गई तो वहाँ पे राहु आ गए, तो एक स्त्री रण बनता है कि इन्हीं, या तो इसी स्वयं बंदे ने या इनके घर के अंदर किसी पूर्वज ने या एंसेस्टर ने किसी स्त्री को उसके प्रेगनेंसी के टाइम में, बच्चा जन्म के समय, या किसी वजह से कुछ ना कुछ नहीं होता, आपने पुराने ज़माने में सुना होगा, लोग दहेज देकर, दहेज के लिए अपनी बहू और इनको प्रताड़ित करते थे या जला देते थे, या प्रेगनेंसी के टाइम लड़कियां हो रही है और लड़का नहीं हो पा रहा है तो उनको प्रताड़ित करते थे। तो अगर किसी ने ये काम किया है, या तो ये स्वयं व्यक्ति ने पिछले जन्म में किया है या इनकी पीढ़ी में किसी व्यक्ति ने ये काम किया है, तो उसकी वजह से स्त्री रण भी बनता है। तो ये दो ऋण बनते। तो अब आप समझिए कि राहु वैसे डिस्टर्ब होकर के सारी चीज़ें खराब कर रहा है, और इसको अगर पितृदोष से कनेक्ट करेंगे तो अब जब कुंडली में पितृदोष आ गया तो अब सारी चीज़ें स्लो हो जाएगी, शादी भी स्लो हो जाएगी, मतलब शादी होने में टाइम लग जाएगा, इजीली शादी नहीं हो पाएगी, पैसा में नुकसान आना चालू हो जाएगा। अगर शादी हो गई तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ ये लग्जरी है, शुक्र लग्जरी के भी कारक है, तो लाइफ में लग्जरी अप एंड डाउन रहेगी। मतलब बहुत बार एक ऐसा पीरियड आएगा कि उसको कहते हैं थोड़ा सा गरीबी टाइप का जीवन, मतलब जिस स्टैंडर्ड पे, जिस लेवल पे वो था उससे नीचे के लेवल पे रहना ही पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें गुरु और शुक्र की वजह से भी यहाँ पे राहु में आ जाती है। तो ये चीज़ें हमें देखनी। तो अब आप अगर ओवरऑल देखें तो मैंने जैसे बताया कि राहु सेकंड हाउस के कारक क्या हैं, तो उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है, और डिस्टर्ब होने का रीज़न अगर आप देखेंगे तो वही कि गुरु और शुक्र डिस्टर्ब होने की वजह से राहु यहाँ पे कहते हैं ना प्रॉब्लम, मतलब पितृदोष आ जाता है, तो उसकी वजह से भी दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो दृष्टियाँ थोड़ी सी अगर वैदिक के हिसाब से हम समझें तो ये अपने 6th, 8th और 10th को भी करता है। तो कैरियर में डेफिनेटली मैंने बताया ना पितृदोष भी जनित हो रहा है, कैरियर अप एंड डाउन रहते हैं, तो इनका कैरियर या तो नौकरी में अचानक बदलाव होगा। राहु सेकंड के अंदर एक स्पेशल जो मुझे बात याद आई, राहु सेकंड के अंदर आप देखना बंदे का एक टाइम ऐसा आता है, एक तो ये 25वें 26वें साल में कैरियर में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं,
कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। सेटल चल रही होती है, चीज़ें चल रही होगी, या कुछ न कुछ जगह चेंज कर लेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें कर लेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग उनको डिस्टर्ब करेगी। हाँ, इनको अब ये है कि इनको अपने कुटुंब के साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि इनके कुटुंब वाले इनकी पीठ पीछे बुराई करेंगे, तो आप ज़्यादा साथ में रहोगे तो झगड़े हो जाते हैं। तो कुटुंब से दूर रहना है, दूर रहिए, मिलते रहिए और प्रेम बना करके रखिए। बट हाँ, अपनी माता से बहुत अच्छे संबंध रखना है इनको, क्योंकि चंद्र है तो माता से संबंध वो बिगड़ते हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत संबंध मतलब बिगड़ते हैं वाणी के हिसाब से और बिगड़ जाते हैं, तो माता से अच्छे संबंध बना करके रखें, तो वो जरूर रखना है। बट कुटुंब से कुछ समय तक मतलब दूरी बना कर रखें, जितना काम है उतना ही करें, क्योंकि आप ओवर एक्सपेक्टेशन करेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ हो जाती है। दूसरा, राहु सेकंड हाउस वाले का प्लेस और जॉब बार बार चेंज होती रहती है। ये देखें 1.5 से 2 साल में उनका प्लेस और बहुत बार लाइन ही चेंज हो जाती है कि पहले किस लाइन में थे और वो उधर से किसी और लाइन में आ जाते हैं। तो लाइन और प्लेसमेंट मतलब कैरियर में और जगह भी चेंज हो जाती है। बहुत बार ये अपने घर में ही नहीं रह पाते हैं, मतलब जो किराए के घर में काफ़ी टाइम तक इनको रहना पड़ता है और हर 2-3 साल में इनको किराए का घर बदलना पड़ता है। तो लाइफ एंड प्लेसमेंट में ये बार बार चेंजेस आते रहते हैं। अब एक और इधर है कि राहु सेकंड हाउस में एक वास्तु की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वास्तु के अंदर अब एक हमने देखा है कि लोग वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट अच्छा बताते हैं कि भाई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट अच्छा होना चाहिए, लेकिन जिनका भी राहु सेकंड हाउस में उनको ये खास ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिनका भी राहु सेकंड हाउस में है उनको अपने घर के नॉर्थ और वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट की जगह आ रही है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो उत्तर पश्चिम जगह हम बोलते हैं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में टॉयलेट नहीं होना चाहिए और किचन भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये इनकी भी खुद की हालत भी ख़राब करेगा और इनके ससुराल पक्ष की भी हालत ख़राब करते हैं इनको। और इनके पास ऐसे ही घर आते हैं, मैंने बताया ना, इनको बहुत बार किराए के घर में रहना पड़ता है, या इनके जन्म के समय देख तो इनके पैतृक घर में भी नॉर्थ वेस्ट के बीच में टॉयलेट आ ही जाता है। तो इनको मेक श्योर करना है कि हमें नॉर्थ और वेस्ट के बीच में अगर टॉयलेट आ रहा है या किचन आ रहा है उधर नहीं रहना है। किचन आया तो इनकी हालत और भी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी और ये उस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। तो मेक श्योर करना है कि जिनका भी राहु सेकंड हाउस का है उनके घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट के बीच में टॉयलेट और किचन ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे इसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर गलती से आ भी गया, बहुत बार आप लोग बोलेंगे कि हमारे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में टॉयलेट आ गया, तो उनको क्लीन करें और उधर नॉर्थ वेस्ट में कुछ या तो ऐसे क्रिस्टल जो मून से रिलेटेड हैं, चंद्र से रिलेटेड है, या चंद्र की अशिया, जैसे आप अब वहाँ पे चावल वगैरह तो नहीं रख सकते, लेकिन जैसे मून स्टोन हो गया या कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हो गए जो मून की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। नमक क्यों रखवाया जाता है कि नमक भी मून का ही है, तो आप थोड़ा अच्छे नमक के बड़ा क्रिस्टल्स जैसा ला करके वहाँ पे नमक को रखिए। डेफिनेटली ये थोड़ा मिनिमाइज करेगा, नलीफाई नहीं करेगा। तो आप पहला ऑप्शन है कि हमें उस घर में रहना ही नहीं है जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट है, जिसके भी राहु सेकंड का है, और अगर रहना ही पड़ रहा है किसी रीज़न से, तो इमिडिएटली आप कोई अच्छा सा क्रिस्टल जो मून रिलेटेड हो वो ला करके, ईजिएस्ट ऑप्शन नमक है, आप नमक का बड़ा क्रिस्टल, मतलब ऐसे 100-200 ग्राम नहीं, कम से कम थोड़ा अच्छी साइज़ का वो क्रिस्टल आप ला करके वहाँ रख दीजिए। तो ये राहु सेकंड हाउस का है। जैसा मैंने बताया कि राहु कैरियर भी गड़बड़ करता है, यहाँ से चेंजेस भी लाता है, तो वो सारी चीज़ें होती है। अब राहु को अच्छा करने के लिए क्या करना है, तो पहले वो ये कि सेकंड हाउस के मालिक कौन है, तो सेकंड हाउस के मालिक हो गए गुरु एंड शुक्र। तो आपको गुरु और शुक्र की पोजीशन को सबसे पहले अच्छा करना है। तो गुरु और शुक्र की पोजीशन, तो गुरु को अच्छा कीजिए। तो गुरु को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, एक और चीज़ जो मैं बताऊं कि राहु सेकंड हाउस वालों के साथ हमेशा ये होता है कि अपने गुरु का, इनके पूर्वजों ने भी किसी न किसी गुरु या ब्राह्मण का अपमान किया होता है, और इनके मुँह से भी गुरु ब्राह्मण का अपमान होता है, या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जहाँ पे पेड़ काटना पड़ जाए या पीपल का पेड़ काटना पड़ जाए, वो इनके साथ होता ही होता है। और राहु सेकंड हाउस वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि धर्म स्थान में जब भी कोई भी ट्रस्ट हो, उसके ट्रस्टी ना बने उसके, क्योंकि इनसे पैसों की हेरा फेरी हो ही जाती है, इनको आदत होती है, इनसे बचपन में 1 या 2 बार पैसों की हेरा फेरी हुई ही होगी, मंदिर में या घर में या कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर ही लेते हैं। बट ये है कि चलो छोटे लेवल पे हुई ये बात अलग है, लेकिन कभी भी किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी या कैशियर वगैरह ना बने, क्योंकि इनसे वो गड़बड़ हो जाती है। तो अब जो मैं बता रहा था कि आपको अपने गुरु को अच्छा करना है, तो गुरु को आप कैसे अच्छा करेंगे, सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन है केसर का तिलक करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, मंदिर में धर्म स्थान में जाते रहें, वहाँ माथा टेकते रहें, दूध में केसर डाल करके पिएँ, उससे आपका गुरु अच्छा होता है। प्लस गुरु की चीज़ें, अगर गुरु और भी ज़्यादा खराब हो रहा है तो किसी अच्छे ज्योतिष से पूछ करके आप गुरु की चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। साथ में आपको शुक्र को करना है, तो शुक्र को आप कैसे अच्छा करेंगे कि सबसे शुक्र की जो सबसे अच्छी वस्तु है गाय, गो सेवा कीजिए। तो आपको हर महीने कैसे भी करके, हर डेली खिलाइए, लेकिन हर महीने किसी न किसी एक गौशाला में जा कर के गो सेवा कीजिए। और आजकल बहुत सारे गौशाला में होता है
कि आप किसी गाय की पालना कर सकते हैं। अब घरों पे तो पाली नहीं जा सकती है, तो आप किसी भी गौशाला में जा कर के एक गाय को जो भी वो महीने का 4-5 हज़ार अगर आपसे लेते हैं, तो आप एक गाय को पालना चालू कर दीजिए। तो ये गौ सेवा चालू कीजिए और अपने घर की जो भी लेडीज़ हैं, जो भी बहुएँ हैं, उनका स्पेशल सम्मान करें, क्योंकि आपको आपके घर की जितनी भी बहुएँ हैं, भाभी कह लीजिए, चाची, माँ, जो भी है, उन सबका आपको सम्मान करना ही करना है। तो गुरु और शुक्र को अच्छा करें। तीसरा जो नॉर्थ वेस्ट है, अगर आपके घर का नॉर्थ वेस्ट है उसको क्लीन रखें। वहाँ पर चंद्र की अच्छा मतलब जो भी चंद्र रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं, जैसे चावल हो गया, चांदी हो गई, ये सारी चीज़ें, अच्छा गंगा जल हो गया, तो ये सारी चीज़ें उस जगह स्थापित करें, तो आपका राहु थोड़ा शांत रहेगा। राहु चंद्र और मंगल से ही कंट्रोल होता है, तो आपको चंद्र और मंगल को जब आप अच्छी तरह से वहाँ पे रखेंगे। सेकंड हाउस में मंगल भी अच्छा माना जाता है। सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह इतना ज़्यादा खराब नहीं माना जाता है, तो आप राहु अगर है तो आप वहाँ पे चंद्र और मंगल को भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। राहु की एक और जो मैं खास बात बताना चाहता हूँ कि वो है कि आप जब भी राहु सेकंड हाउस में, अब राहु सेकंड हाउस बहुत लंबा है, तो मैं शायद ट्राई करूँगा कि इस पर एक और वीडियो, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत कम बताया, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शायद मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा। तो आई मेक द पार्ट 2, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे कर दूँगा। तो लेट्स कीप इट एज अ पार्ट 1, क्योंकि नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी देख नहीं पाओगे एक साथ। तो मैं इसका एक पार्ट 2 भी बना लूँगा। लेकिन अभी मैं इस वीडियो का एंड करने से पहले एक और बताता हूँ कि जब भी अगर आपका राहु सेकंड हाउस में हो रहा है, तो मैंने बताया चंद्र से कंट्रोल होता है, बृहस्पति से होता है, तो आप चांदी की एक ठोस गोली ले लीजिए और उसको या तो सोने की चैन में पहन लीजिए या उस पर पीला कलर कर लीजिए, पीला उसको कर लीजिए धातु, और एक पिंजरा, चांदी का ही पिंजरा बनता है, चांदी के पिंजरे में अपने गले में पहन करके रखिए। तो इससे आपका राहु शांत रहेगा, बदमाशी नहीं करेगा। और प्लस है कि इनको जो दूसरी चीज़ें कि अपने चाल चलन का ध्यान रखें, नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, वाणी पे थोड़ा कंट्रोल। यहाँ पे जो मैं केतु की भी बात कर रहा था कि केतु 8th हाउस का हो जाता है, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि केतु 8th हाउस का हो जाता है। अब केतु 8th हाउस का होते ही मतलब ये राहु से भी खराब है। यहाँ तो मैं 42 की बात बोलूँ, केतु 48 हो जाता, तो आपको वो भी कंसिडर नहीं, तो आप अलग अलग देखोगे कि सर आपने तो 42 तक बताया, हमारी तो लाइफ अभी तक अच्छी नहीं हुई है, तो 48 तक भी खींच लेता है अगर केतु वहाँ पे खराब हो रहा है तो। और फिर क्या हो जाता है कि जब केतु खराब हो रहा है और कहीं पे गलती से उसमें मंगल इन्वॉल्व हो गया, केतु के साथ कहीं पे भी मंगल आ गया, तो मंगल सपोज कीजिए सेकेंड हाउस में अच्छा माना जाता है, लेकिन सामने केतु आने की वजह से या केतु मंगल की कहीं पे भी टक्कर आ गई, तो ये समझ के चलिए कि चंद्र भी खराब हो रहा है, राहु, मतलब ये सारी चीज़ें, तो बंदे पे कहीं ना कहीं कुछ ऊपरी किए कराए की भी गणित हो जाती है, मतलब इनके बैठे बैठे दुश्मन बन जाते हैं और कुछ ना कुछ इनके साथ वो जो पीक टाइम है उस टाइम ये गड़बड़ भी होने लगती है, और उस टाइम आदमी इतना हैरान परेशान हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता है कि मुझे करना क्या है। तो वो भी जब मैं केतु 8th हाउस का पूरा वीडियो बनाऊंगा। इधर मैं लास्ट तब इसको वीडियो का एंड करता हूँ। जो सबसे अच्छी चीज़ है, जब भी मैं पार्ट 2 बनाऊंगा तो हो सकता है उसमें टाइम लगे, तो आई वांट टू गिव यू वन मेजर थिंग, क्योंकि मैंने देखा राहु सेकंड और केतु 8th वाले बहुत परेशान होते हैं लाइफ में, उनको समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है लाइफ में, मतलब इतना कहता ना मैंने कभी अप एंड कभी डाउन डाउन होता है तो हालत ख़राब हो जाती है। इन बंदों को रेगुलरली मतलब कंटिन्यू बेसिस पे राहु और केतु की ग्रह शांति कराते रहें वैदिक मंत्रों से। किसी भी अच्छे पंडित जी को पकड़ लीजिए और वैदिक मंत्रों से ग्रह शांति कराते रहिए। ये समझ के चलिए कि आपके 50 साल तक अगर आपकी ये एज यंग, और मैं कह रहा हूँ पूरी लाइफ टाइम, हर साल आपके जन्मदिन के आसपास, जन्मदिन से पहले 30-40 दिन पहले या जन्मदिन के दिन भी आप करा सकते हैं, आप राहु और केतु की वैदिक मंत्रों से साथ में नवग्रह शांति ये कराते रहिए। आपके बैड इफेक्ट कम हो जाएंगे, आपको बहुत में नलीफाई नहीं होगा, लेकिन वो पॉजिटिव देता रहेगा और आपकी चीज़ें फिर अच्छी चलती रहेगी, आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता रहेगा। ये चीज़ करिए। जय माता दी। अगर वीडियो आपको लगता है अच्छा है या कोई ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं कि जिनका राहु सेकंड हाउस में, आप उनको वीडियो भेजिए, शायद उनके लिए ये हेल्पफुल हो सके। जय माता दी।